हम अगर इस दुनिया की कौन सी भी रिलीजियस किताब उठाए तो हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। पर बात यही है ना कि हर एक किताब में अलग अलग चीजें लिखी गई है। किसी किताब में कहा है कि हमारी पृथ्वी एक शेषनाग पे सवार है, तो किसी किताब में कहा है कि हमारी पृथ्वी एक कछुए के पीठ पर। हर एक जन अपने अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग किताब पढ़ता है और उसी बातों को सच मान लेता है। और अगर हम इन बातों के ऊपर सवाल उठाए तो दंगे हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है साइंस। इसमें जवाबों से ज्यादा तो सवाल ही भरे हुए हैं कि ये ब्रह्मांड आया कहां से और कहां जा रहा है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्या इसका अंत भी होगा, ये यूनिवर्स एग्जिस्ट क्यों करता है और इसमें हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं। साइंस हमें ऐसे सवाल उठाने और उसके जवाब ढूंढने की फ्रीडम देती है जो हमें कौन सा भी रिलीजन नहीं देता। सारे लोग जब ये मानते थे कि हमारी पृथ्वी फ्लैट है तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने अपनी किताब ऑन द हेवंस में 2 तगड़ी आर्गुमेंट्स रखी, ये प्रूव करने के लिए कि अपनी अर्थ फ्लैट ना होके वो एक राउंड स्फीयर है। उसमें पहली आर्गुमेंट थी कि जब लूनार इक्लिप्स होता है, यानी जब अर्थ मून और सन के बीच में आती है, तब मून पे जो अर्थ की शैडो हमें दिखाई देती है वो सर्कुलर होती है। ये तभी पॉसिबल है जब अर्थ स्फेरिकल हो, क्योंकि अगर अर्थ फ्लैट डिस्क होती तो शैडो भी इलोंगेटेड एंड एलिप्टिकल होती। और दूसरी आर्गुमेंट थी नॉर्थ स्टार के ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड कि अगर अर्थ फ्लैट होती तो नॉर्थ स्टार हमें हमेशा सेम ही हाइट पे दिखाई देता, पर अर्थ स्फेरिकल होने की वजह से एग्जैक्टली नॉर्थ पोल पे हमें नॉर्थ स्टार सर के ऊपर जेनिथ पे दिखाई देता है, पर जैसे ही हम नीचे इक्वेटर की तरफ आएंगे तो वो होराइजन की तरफ दिखाई देने लगता है। और एक इन जनरल आर्ग्यूमेंट थी कि हमें हमेशा दूर से आने वाले शिप्स के सेल्स पहले और उसकी मेन बॉडी यानी हल बाद में दिखाई देती थी। अगर अर्थ फ्लैट होती तो हमें दूर से ही पूरी शिप दिखाई देती। एरिस्टोटल के इन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से ये तो प्रूव हो गया कि हमारी अर्थ फ्लैट तो नहीं है, पर एरिस्टोटल ने बिना किसी प्रूफ के अपनी किताब में ये लिख दिया कि अर्थ स्टेशनरी है और इसके अराउंड सन, मून और बाकी सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। और इसका रीजन था एरिस्टोटल के रिलीजियस बिलीव्स, क्योंकि कुछ रिलीजन्स किताबों में ये लिखा था कि हमारी अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है और इसके अराउंड सारी चीजें रिवॉल्व करती है। कुछ सालों बाद प्लूटोमी नामक एस्ट्रोनॉमर ने अपने सोलर सिस्टम का एक मॉडल भी बना दिया, जिसमें उसने अर्थ को सेंटर पे रखा और उसके अराउंड 8 स्पीयर्स बनाए, जिसमें मून, सन और उस वक्त के 5 नोन प्लैनेट्स को फिट कर दिया। और लास्ट स्पीयर में दूर के सारे दिखने वाले स्टार्स को फिट कर दिया और दिखाया कि अर्थ के अराउंड ये सारी चीजें एक परफेक्ट सर्कल में चक्कर लगाती है। इस मॉडल का प्रेडिक्शन काफी हद तक सही था। बस इस मॉडल के हिसाब से मून का ऑर्बिट ऐसा था कि कभी कभी मून अर्थ से 2 गुना ज्यादा नजदीक आता था, यानी कुछ दिन हमको मून 2 गुना ज्यादा बड़ा नजर आएगा, जो कि कंप्लीटली गलत था। पर फिर भी दुनिया के सारे चर्चेस ने ये मॉडल को इजीली अडेप्ट कर लिया, क्योंकि उनके रिलीजियस बुक के हिसाब से इस मॉडल में अर्थ को सेंटर पे और 8वें स्पीयर के बाहर स्वर्ग और नरक को जगह मिल रही थी। 1514 में एक पॉलिश प्रेस्ट निकोलस कोपरनिकस ने एक सिंपलर मॉडल दिया, जिसमें उसने सन को एट द सेंटर रखा और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हुए दिखाए। कोपरनिकस ने रिलीजियस लोगों के डर के वजह से इस मॉडल को डायरेक्टली पब्लिश करने के बजाय इसको एनोनिमसली सर्कुलेट किया। करीब 100 सालों बाद 1609 में गैलीलियो ने अपने इन्वेंट किए हुए टेलीस्कोप से जब जुपिटर को ऑब्जर्व किया तो देखा कि उसके अराउंड बहुत सारे मून्स ऑर्बिट कर रहे थे। तो कंक्लूजन यही था कि जरूरी नहीं है कि हर एक चीज अर्थ को ही ऑर्बिट करे। जैसे हम एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा रहता तो तुक्का लगाते हैं, वैसे ही केपलर ने कोपरनिकस की थियरी को पढ़ के ये तुक्का लगाया कि प्लैनेट्स एक्चुअली सन के अराउंड सर्कुलर नहीं बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जो कि बाद में सही निकला। पर केपलर साहब ये मानते थे कि सारे प्लैनेट सन के अराउंड मैग्नेटिक फोर्स के कारण चक्कर लगाते हैं, ना कि ग्रेविटेशनल। इसका एक्सप्लेनेशन सबसे अमेजिंग और इंटेलिजेंट पर्सन ने दिया, जो कि है सर आइजैक न्यूटन। उनकी किताब फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका
ये साइंस की सबसे इम्पोर्टेंट किताब मानी जाती है, जिसमें उन्होंने बॉडीज स्पेस टाइम में कैसे मूव करती है ये बताया, वो भी एक नई और सबसे कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम सबसे इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल ब्रांच के इन्वेंशन से, जो कि है कैलकुलस। एट द सेम टाइम उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पब्लिश किया, जिसके अकॉर्डिंग इस दुनिया की हर एक बॉडी एक दूसरे को कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करती है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। और फिर न्यूटन ने केपलर में लगाए हुए एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के तुक्के को प्रूव भी किया। और फिर रिचर्ड बेंटली नाम के साइंटिस्ट ने न्यूटन को खत लिखा, जिसमें यह सवाल था कि अगर सारे स्टार्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो एक पॉइंट पे आकर टकरा क्यों नहीं जाते। इसके जवाब में न्यूटन ने कहा कि ये यूनिवर्स इनफाइनाइट होने की वजह से इसका कोई एक सेंटर नहीं है और हर एक स्टार को हर जगह से अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इसलिए कोई भी स्टार एक दूसरे को टकरा नहीं रहा है। ये बात काफी हद तक सही लगती है, पर लेट्स से अगर कुछ लोगों में लड़ाई हो रही है और उनको समझाने बाहर से कितने भी जन आए तो भी वो लोग अनसुना करके लड़ाई करने ही वाले हैं। वैसे ही अगर हम एक फाइनाइट सिस्टम ऑफ स्टार्स को कंसीडर करें तो उसमें कोई एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर सारे स्टार्स अट्रैक्ट होंगे और एक दूसरे से टकरा जाएंगे। नाउ लेट्स से इस सिस्टम के बाहर हम एक या हजार या इवन इनफाइनाइट स्टार्स पे कंसीडर करें तो भी इन सारे स्टार्स का ये फाइनाइट सिस्टम पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और ये स्टार्स एक दूसरे से टकरा ही जाएंगे। इसको समझाने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि मे बी ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग डिस्टेंस पे रिपल्सिव होगा और लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिपल्सिव फोर्स शॉर्ट डिस्टेंस के स्टार्स के बीच के अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस आउट करता होगा, जिसके वजह से यूनिवर्स स्टेबल होगा। पर इसको भी गलत ठहराया गया, क्योंकि अगर ऐसा बैलेंस एग्जिस्ट करता है तो काफी डेलिकेट होगा और कोई एक स्टार इधर का उधर भी हो गया तो भी सारे स्टार्स एक दूसरे को टकराने लगेंगे। न्यूटन के इनफाइनाइट यानी अनंत और स्टैटिक यानी कभी ना बदलने वाले यूनिवर्स के मॉडल को डिस्प्रूव करने के लिए हेनरी चोल्बर्स नामक साइंटिस्ट ने यह आर्गुमेंट दी कि अगर यूनिवर्स में इनफाइनाइट स्टार एग्जिस्ट करते हैं तो यूनिवर्स में इतना अंधेरा क्यों है भाई। इसका आंसर देते हुए खुद चोल्बर्स ने कहा कि मे बी सारे स्टार्स के बीच में कोई ऐसा मैटर है जो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता होगा। पर इससे और एक सवाल उठता है कि जैसे हमें पता है कि हम किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल आयरन रॉड को हीट प्रोवाइड करें तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और वो ग्लो करने लगता है। तो अगर ये इंटरवेनिंग मैटर एग्जिस्ट करता है तो इतने सालों तक की स्टार्स की हीट और लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से ये तो ग्लो करना चाहिए था। तो इसको समझाते हुए लोगों ने कहा कि मे बी ये इंटरवेनिंग मैटर की हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा है, जिसके वजह से ये अभी तक ग्लो नहीं कर रहा है। पर ऐसा कोई मैटर हमें कभी मिला ही नहीं। सो न्यूटन ने दिया हुआ यूनिवर्स का इनफाइनाइट स्टैटिक मॉडल भी फेल हो गया। इसके बाद संत ऑगस्टिन जैसे बहुत सारे संत लोग और इमैनुएल कांट जैसे बहुत सारे फिलोसोफर्स ने इस यूनिवर्स को अपने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की। किसी के हिसाब से ये यूनिवर्स का जन्म कभी हुआ ही नहीं और इसका कभी अंत भी नहीं होगा, क्योंकि ये अनादि और अनंत है। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स रखे गए, पर ये सब अटेम्प्ट्स बस हवा में हाथ पैर मारने जैसे थे, क्योंकि इसका कोई प्रूफ ही नहीं था। और 1929 में एडविन हबल ने किए हुए ऑब्जर्वेशन से ये प्रूव किया कि हमारा यूनिवर्स एक्चुअली एक्सपांड कर रहा है। इसका मतलब ये था कि यूनिवर्स में एक्सपांड करने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स पहले एक साथ रहते होंगे। हबल के ऑब्जर्वेशन से ये प्रूव हुआ कि पहले यूनिवर्स इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल था और काफी डेंस था और कुछ अनस्टेबिलिटीज के वजह से बिग बैंग हुआ और ये पूरे यूनिवर्स का जन्म हुआ। और बिग बैंग के पहले क्या एग्जिस्ट करता था ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी जो भी हमारे यूनिवर्स में हो रहा है वो बिग बैंग और उसके बाद के इवेंट्स के वजह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक साबुन के बबल को स्टडी कर रहे हैं तो लेट्स से एट सम पॉइंट वो फूट जाता है, तो उस बबल के इंडिविजुअल पार्टिकल्स के साथ क्या होगा ये मैटर करता है कि वो पार्टिकल्स एक दूसरे से और सराउंडिंग से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और ना कि वो बबल फूटने से पहले उसके साथ क्या हुआ था उस पे। अब ऑफ कोर्स बिग बैंग एक थियरी है जो बताती है कि इस यूनिवर्स की कैसे शुरुआत हुई
और अगर हमें इससे बेटर तरीके से हमारे यूनिवर्स को समझाने की कोई नई थियरी मिल जाए तो ऑफ कोर्स हम बिग बैंग थियरी को अबैंडन कर देंगे, भले वो हमें कितनी भी अच्छी लगती हो। और यही बेसिक फर्क है साइंस और रिलीजन में, कि साइंस में सारी चीजें इवॉल्विंग होती है। कोई भी चीज को भगवान ने खींची हुई लकीर नहीं माना जाता जिसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। पर ऐसा भी नहीं है कि साइंस ने पूरे यूनिवर्स को समझा दिया है। अभी हमारे पास दो थियरीज है जो इस यूनिवर्स को अच्छे से समझाती है। पहली है आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो बस बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को समझाती है, और दूसरी है क्वांटम मैकेनिक्स, जो बस छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को समझाती है। ऐसी कोई भी एक थियरी अभी हमारे पास नहीं है जो पूरे यूनिवर्स को समझा सकती हो, और ऐसी यूनिफाइड थियरी को ढूंढना ही फिजिक्स का प्राइमरी गोल है। पर एक यूनिफाइड थियरी को ढूंढना अपने आप में ही बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। फॉर एग्जाम्पल, हम इस यूनिफाइड थियरी को एक चोर की तरह समझते हैं जो इस यूनिवर्स में कहीं छुपा हुआ है, जिसके पास इस यूनिवर्स की सारी इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले तो हम मान रहे हैं कि ऐसा कोई चोर एग्जिस्ट करता है, और दूसरी बात, वो चोर के पास अगर इस यूनिवर्स की सारी इंफॉर्मेशन है तो उसके पास हमारी भी सारी इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि हम भी इस यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। तो हम इसको ढूंढ पाएंगे कि नहीं, ये भी अब वही डिसाइड करेगा। इन द सेम वे, पहले तो हम मान रहे हैं कि ऐसी कोई थियरी एग्जिस्ट करती है जो हमारे पूरे यूनिवर्स को समझा सके, और दूसरी बात, अगर एग्जिस्ट करती भी होगी तो वो थियरी हमारे एक्शंस और हमारी इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश को भी कंट्रोल कर रही होगी, क्योंकि हम भी इस यूनिवर्स का ही पार्ट है। सो ये थियरी खुद डिटरमाइन करेगी कि हम इस थियरी को ढूंढ पाएंगे कि नहीं, और मे बी इस थियरी के हिसाब से हम कभी इसको ढूंढ ही ना पाए और हमेशा गलत कंक्लूजन से निकाले। अगर ऐसा होगा तो हमारा साइंस के थ्रू इस यूनिवर्स को समझने का तरीका ही गलत हो जाएगा। इसका आंसर हम दे सकते हैं हमारे सक्सेस के थ्रू, कि अभी भी भले हमें वो थियरी नहीं मिल रही है, पर हमारे पास जो थियरीज अभी है उससे हम यूनिवर्स को काफी हद तक समझा पाए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम गलत कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। और दूसरी बात, एज ह्यूमंस हम हमेशा इस यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते आए हैं और इसको समझना चाहते हैं, और इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के सिवाय उससे कुछ भी कम हम अपना गोल रख ही नहीं सकते।